प्यारे बच्चों, सभी लोगों का केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एक न्यू लेसन पी ब्लॉक के तत्व स्टार्ट करेंगे। इसमें से इस बार बोर्ड एग्जाम में कुल 7 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। तो पी ब्लॉक के तत्वों में आपको वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 एवं 18 का अध्ययन करना है। तो पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं पहले से आप जानते भी हैं। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन उनके बाह्य कोश के पी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2 Np126 होता है। अब पी ब्लॉक के तत्वों का आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया देखेंगे, आप पढ़ेंगे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टैलियम, अच्छा है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, इसी तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, फिर अक्रिय गैस आएगा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। जिसमें 2 या आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, क्लास 11th में। आपको अब 4 वर्ग आगे पढ़ना है। नाइट्रोजन फैमिली इसको हम बोलते हैं, ऑक्सीजन, आप फ्लोरीन क्लोरीन जो आएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन जो आएगा उसको हम हाइड्रोजन फैमिली, और बाद वाले को अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है। तो पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा कि आपको बताए NS2 Np126 होता है। ठीक ना, NS2 Np126 होता है। तो 2 वर्ग आप इसमें पढ़ चुके हैं, बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली। अब नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली और अक्रिय गैस तत्व फैमिली आपको पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली क्या होती है देखेंगे। नाइट्रोजन परिवार के तत्व, तो आवर्त सारणी के वर्ग 15 में 5 तत्व हैं। वर्ग 15 में क्या 5 तत्व हैं, कौन कौन से देखेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, 15 में 5 तत्व हैं जिन्हें हम नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। सामूहिक रूप से इन्हें हम निकोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निकोजन। पी साइलेंट है देखेंगे, PNICTOGENS, निकोजन भी कहते हैं। यहाँ लिखा गया सामूहिक रूप से। निकोजन तत्व क्या कहते हैं, इनके यौगिक को निकोजन यौगिक कहते हैं। ठीक ना, पी साइलेंट है इसमें, निकोजन्स। अब जान लेंगे, कभी कोई पूछा सकता है निम्न में निकोजन तत्व है, तो 15 वर्ग 15 के तत्व को हम क्या कहते हैं, निकोजन तत्व कहते हैं। इनकी उपलब्धता क्या है, आकरेंस क्या देखेंगे। फास्फोरस के अतिरिक्त वर्ग के अन्य सभी तत्व प्रकृति में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन जैसा कि आप जानते हैं, नाइट्रोजन वायु में कितना % होता है, 78% होता है। ठीक है ना, और उसके अलावा नाइट्रोजन जो होता है 78% नाइट्रोजन, उसके अलावा नाइट्रोजन क्या होता है खनिज के रूप में चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर कहते हैं इसको, चिली साल्ट पीटर, या इसी को सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, चिली साल्ट पीटर या सोडियम नाइट्रेट। तथा इंडियन साल्ट पीटर होता है एक, इंडियन साल्ट पीटर क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को इंडियन साल्ट पीटर कहते हैं। तो नाइट्रोजन उसके रूप में पाया जाता है। अब फास्फोरस जो होता है मुख्यतः आपको हड्डियों में पाया जाता है, हड्डी एवं दांतों में। हड्डियों में फास्फोरस, दांतों में फास्फोरस क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट के रूप में, CO4 का होल ट्वाइस है, समझ में। ये कैल्शियम फास्फेट के रूप में हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है। जैसे जो आपकी हड्डियां होती हैं, दांत होती है, उसमें मुख्यतः क्या होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य खनिज जो फास्फोरस का मुख्य खनिज है फ्लोर एपेटाइट है। क्या है इसका मुख्य खनिज, फ्लोर एपेटाइट। अब फ्लोर एपेटाइट का सूत्र क्या है देखेंगे, यहाँ लिखा गया है Ca9 और PO4 का होल 6 इंटू CaF2 ये फ्लोर एपेटाइट है। ठीक है ना, देखेंगे वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ अपने सल्फाइड अयस्कों के रूप में क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ क्या होते हैं, अपने सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इनकी उपलब्धता, क्या होती है उपलब्धता। ठीक है, अब आगे जानेंगे इसमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उपलब्धता भी पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
तो इस समूह के सभी तत्वों के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? N s2 Np3 होता है। पी का तीसरा वर्ग है पी ब्लॉक का, बताया ना, बोरान के बाद बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, जिसमें पी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन तत्वों के संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, नीचे दिया गया है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। या हीलियम है, हीलियम, नियान, आर्गन, मतलब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 होता है, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा? 1s2, हीलियम का 1s2 हो गया, फिर क्या हो गया? 2s2 2p3। नियान का हो गया मतलब 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6। तो उसका ये अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका मतलब वहाँ पे है उतने परमाणु क्रमांक का, 2 10 18 36, या जेनान का क्या होता है? 54 होता है। तो इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप इन तीनों में, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस के बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आंतरिक कोषों में, जैसे इसमें डी ऑर्बिटल आ जा रहा है, इसमें भी डी ऑर्बिटल आ रहा है, इसमें भी डी और एफ दोनों आ रहा है। तो आंतरिक कोषों में डी इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोषों में इलेक्ट्रॉनों की जितना अधिक संख्या होगी, उसका परिरक्षक प्रभाव आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में बताया गया है, उसका परिरक्षक प्रभाव क्या होगा? उतना ही अधिक होता जाएगा, परिरक्षक प्रभाव बढ़ता जाएगा। परिरक्षक प्रभाव, या इसी को हम कहते हैं आवरण, स्क्रीनिंग प्रभाव। परीक्षक प्रभाव क्या कहते हैं? आवरण। परीक्षक को शील्डिंग कहते हैं या स्क्रीनिंग प्रभाव। मतलब आंतरिक कोश में बताए थे, आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना अधिक होगी, नाभिक की ओर क्या होंगे? वे ही अधिक आकर्षित होंगे। ठीक है, तो उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट देखेंगे बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है सभी के, बाह्य कोश में, ठीक होता है ना। जैसे नाइट्रोजन का आप जानते हैं, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2 5, फास्फोरस का 15 होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 8 5। ठीक है, तो उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है, उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इन तत्वों के बाह्य कोश में अर्ध भरे पी ऑर्बिटल होते हैं। सभी के देखेंगे बाह्य कोश में क्या है? पी ऑर्बिटल, पी में 3 अर्ध भरे ऑर्बिटल होते हैं, जो एक अस्थाई होती है, जो क्या होती है? एक अस्थाई होती है। अर्ध भरे ऑर्बिटल मतलब पी में आप इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे तो एक सममित व्यवस्था होगी, समान रूप से वितरित होते हैं इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इनसे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण ये अस्थाई होते हैं। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ के संयोजकता कोषों के पहले देखेंगे, ऊपर बताया है जैसा कि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ संयोजकता कोषों के पहले पूर्ण भरे डी एवं एफ ऑर्बिटल होते हैं। इसलिए इन तत्वों के व्यवहार में कुछ भिन्नताएं होती है। वही उसमें क्या होती है? आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव पाया जाता है, इसलिए उनमें क्या होती है? भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे आप इसमें इनके भौतिक गुणधर्म पे। क्या आ जाएंगे? भौतिक गुणधर्म पे। तो फर्स्ट क्या है इसमें? भौतिक अवस्था। तो इसमें जितने भी तत्व हैं, जैसे देखेंगे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है ना। तो इसमें क्या है? नाइट्रोजन ही केवल साधारण ताप पे गैस है, शेष सभी क्या है? ठोस है। फास्फोरस क्या होता है? मोम के समान होता है। फास्फोरस क्या होता है? मोम के समान अधिक क्रियाशील होता है, वैसे आप प्रयोग भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया भौतिक अवस्था से सभी तत्व ठोस है, ठीक है। परमाणु त्रिज्याएं क्या होती है? परमाणु त्रिज्या आप जानते ही हैं पहले से, आवर्त सारणी में क्या होती है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? क्रमशः बढ़ती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे, तो सबसे ऊपर वर्ग में कौन सा तत्व होता है? इसमें नाइट्रोजन होता है, यानी कि इसकी त्रिज्या क्या होगी? सबसे कम होगी। और सबसे अधिक त्रिज्या किसकी होगी? बिस्मथ की होगी। ठीक है, तो अच्छी हो गया आपका। आयनन ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा भी आप पढ़े हैं। आयनन ऊर्जा जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, नीचे बिस्मथ है, तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होती है? परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है। अब परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ने के कारण हो क्या होगी? उनकी आयनन ऊर्जा क्रमशः घटती है। तो नाइट्रोजन से फास्फोरस तक, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आएंगे, जिसमें आयनन ऊर्जा में अधिक कमी आएगी। लेकिन आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद क्या आएंगे नीचे? आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो इसमें कौन सा प्रभाव पाया जाएगा? परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। इसमें आंतरिक कोश में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आसानी से वो त्याग देगा, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है? इन तीनों में चूंकि परिरक्षण प्रभाव पाया जाता है, इसलिए इनका आयनन ऊर्जा में जो होगा अंतर क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे दिया गया है आपको, यहाँ पे इसमें जैसा कि दिया गया है कि देखेंगे, पढ़ेंगे। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्रमशः घटता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एन से पी तक आयनन ऊर्जा में अंतर अधिक होता है, परंतु इसके बाद यह अंतर बहुत कम हो जाता है। इसका कारण परिरक्षक प्रभाव या आवरण प्रभाव है। ठीक है, धात्विक व्यवहार। तो धात्विक व्यवहार में क्या है इसमें देखेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता है? बढ़ता है। आप आवर्त सारणी में ये चीज़ें
पढ़े हैं, ठीक है ना जी। तो नाइट्रोजन फास्फोरस इसमें देखेंगे अधातु है, नॉन मेटल है। आर्सेनिक एंटीमनी क्या है, इसमें उपधातु है, मेटलाइट्स हैं। और बिस्मथ क्या है, धातु है, मेटल्स है, ठीक है। अब विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता आप जानते ही हैं, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, क्रमशः घटती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, क्रमशः घटती है, ठीक है। अब आ जाएंगे आप इसमें संयोजकता क्या होती है, देखेंगे संयोजकता। तो इनके जैसे नाइट्रोजन होता है, जैसे देखेंगे नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन तो 7 होता है, तो 2 5 है। सभी के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 5। तो इनकी सामान्य बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इनका NS2Np3 होता है, ठीक ना। तो इन तत्वों के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन तत्वों के बाह्य कोश में क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन NS2Np3 उपस्थित होने के कारण अतः यह 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकते हैं, साझा करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकते हैं ना, तो त्रिसंयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे NH3PCl3 आदि, ठीक ना। N के अतिरिक्त शेष तत्वों के संयोजी कोश में रिक्त d ऑर्बिटल होते हैं। N के अतिरिक्त शेष के संयोजी कोश में क्या होते हैं, रिक्त d ऑर्बिटल होते हैं, केवल N में ही नहीं होता है, ठीक ना। N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आप, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आप, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p3 होता है। और 2p के बाद क्या आता है, 3s आता है, रिक्त d ऑर्बिटल है ना, 3s उसके बाद। और वही फास्फोरस का आप लिखेंगे तो 1s2 मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझेंगे, 1s2 2p6, उसके आगे क्या होता है 3s2 3p3 होता है। उसके बाद क्या होता है 3d0, तो ये रिक्त d ऑर्बिटल होता है। तो 3s का जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो 3s का जो इलेक्ट्रॉन है 3d में भी यहाँ पे 5 ऑर्बिटल बना सकते हैं आप। 3d का 5 ऑर्बिटल बनाएंगे तो 3d में भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाता है उत्तेजित अवस्था में। इसलिए अपने अष्टक का प्रसार कर सकता है फास्फोरस अन्य तत्व। नाइट्रोजन को अलावा छोड़कर अन्य तत्वों के बाह्य कोश में देखेंगे रिक्त d ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, तो वे अपने अष्टक का प्रसार क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, अष्टक का प्रसार कर सकते हैं। इसलिए क्या होती है उनकी संयोजकता, वे पंच संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे दिया गया है। जैसे देखेंगे नाइट्रोजन के अतिरिक्त शेष तत्वों के संयोजी कोश में रिक्त d ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। अतः इन तत्वों के NH2 का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर d ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण इनके पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। फलस्वरूप ये तत्व पथ संयोजकता भी क्या होते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उदाहरण PCl5 SbCl5 आदि, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं, इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण, बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है -3 +3 तथा +5 होती है। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, नीचे अक्रिय युग्म प्रभाव किसके का था, नाइट्रोजन फास्फोरस में आता नहीं है। आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ में ही d ऑर्बिटल आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ऊपर से नीचे जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। जैसे बाहर क्या होता है इलेक्ट्रॉन, जैसे इनका NS2Np3 होता है ना, तकरीब प्रभाव के कारण केवल यही इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींच जाएंगे। और NP3 वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नहीं खींचेगा, तो क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन केवल वो क्या कर सकेंगे, त्याग सकेंगे, ठीक ना। इसलिए क्या होती है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, अधिक अस्थायी होती है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक अस्थायी होती है। जैसे मान लिया कि यदि हम बताएं आर्सेनिक AsCl3 और AsCl5 में कौन अधिक अस्थायी होगा, तो यहाँ पे +3 होगा ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ पे क्या होगा +5 होगा, तो ये अधिक ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होगी। बिस्मथ में कहा जाए, बिस्मथ तो केवल +3 ही बनाता है, BiCl3, यह BiCl5 नहीं बनाता है। एंटीमनी में जैसे कहा जाए SbCl3 और SbCl5 में कौन अधिक अस्थायी होगा, तो SbCl3 होगा, है समझ में। ये तो हो गया आपका ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो गए, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। जैसे यहाँ पे देखेंगे प्रश्न है, अपरूपता क्या है, बिस्मथ को छोड़कर इस वर्ग में नाइट्रोजन, जैसे 5 तत्व है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसको छोड़कर से सभी तत्व क्या होते हैं, अपरूपता, एलोट्रोप, मतलब कई रूपों में क्या होते हैं, वे पाए जाते हैं, तो वे अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न दिया गया है, कुछ प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि PCl5 संभव है जबकि NCl5 संभव नहीं है। तो PCl5 संभव है क्योंकि P के पास रिक्त d ऑर्बिटल होते हैं। PCl5 में P पर संकरण निकालेंगे आएगा sp3d संकरण आएगा, तो P के रिक्त d ऑर्बिटल होते हैं। P का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, P का
पी में लिखेंगे PCl5 संभव है क्योंकि पी परमाणु पर sp3d संकरण होता है और उसमें रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं जिससे वो अपने स्टक का प्रसार कर सकता है। जैसे पी का हमें यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 15 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होता है ना। तो बाद वाला ही हम केवल ले रहे हैं 3s2 3p3 सॉरी 3p3 और 3d0 होता है, ठीक ना। तो 3s का एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे देखेंगे 3s यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा रहा है जो ऊपर है, ठीक है। ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे इसमें है, ठीक है ना। और डी में यहाँ पे 5 आप मान लेंगे, यहाँ पे 5 हो गया, एक भी नहीं है। और जब ये आद्य अवस्था में या ग्राउंड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन, जब उत्तेजित अवस्था में जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे पी यदि हम उत्तेजित अवस्था में लिखें, पी एक्साइटेड स्टेट में लिखें, पी यदि एक्साइटेड स्टेट में यदि लिखा जाए EXCITED, तो पी का इलेक्ट्रॉन विन्यास यही एक इलेक्ट्रॉन जो है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें चला जाएगा डी में। जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे पी में, ठीक ना। ये पी में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया आपका। और डी में क्या होगा, मान के चलिए यहाँ 5 ऑर्बिटल है, मैं केवल एक ही बना रहा हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा। तो यह एक S 3 P और एक D मिलकर यही क्या बना लेंगे, sp3d संकरण बना लेंगे, ये sp3d संकरण। तो इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल, चूंकि पी में रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, जैसे यह डी ऑर्बिटल है रिक्त उपस्थित होता है, इसलिए अपने स्टक का क्या कर सकता है, वो प्रसार कर सकता है। और नाइट्रोजन में आप देखेंगे, नाइट्रोजन का 7 लिखते हैं तो 1s2 तो भर गया, फिर 2s2 2p3 और 2p3 के बाद क्या आएगा आपका 3s आएगा, तो इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं है। नाइट्रोजन में भी NCl5 पे आपका वही संकरण होगा sp3d, तो इसलिए क्या होगा, वह संभव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न था SbCl3 और SbCl5, SbCl3 और SbCl5 में कौन अधिक अस्थायी होगा, तो SbCl3 अस्थायी होगा, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक अस्थायी होती है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, कम अस्थायी होती है, ठीक है। अब आ जाएंगे आप रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म इनकी क्या होती है, तो रासायनिक गुणधर्म में पहला है हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। तो ये सब हाइड्रोजन, मान लीजिए कि इनको हम यहाँ से प्रदर्शित करें इन तत्वों को, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ट्राईहाइड्राइड MAS3 बनाते हैं, जिनका यहाँ दिया गया नाम NH3 PS3 S3 SbS3 BIS3। अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्टीबीन, बिस्मथीन, ठीक ना। तो इनके हाइड्राइडों के जितने हाइड्राइड हैं, इनके क्या हैं प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं, नीचे यहाँ पे बताया जा रहा है, देखेंगे आप इनके हाइड्राइडों का प्रमुख गुण क्या है, ठीक ना। तो क्या है पहला, उष्मीय स्थायित्व देखेंगे, मतलब ताप के प्रति तापदत्त स्थायित्व। इनका उष्मीय स्थायित्व क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः घटता है। जैसे अमोनिया, फास्फीन, देखेंगे दिया ना, अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्टीबीन, बिस्मथीन नाम है इसका सबका। इसका कारण यह है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, तो ऊपर से, इसका कारण यह है कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक क्रमशः बढ़ती है एवं विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटती है। इस कारण MH बंध, मतलब M और H के बीच जो आबंध होता है, वह लंबाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मतलब इसका आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा ना, H का तो आकार फिक्स रहेगा, तो यह लंबाई क्या होती जाएगी, MH बंध का बढ़ता जाएगा। और जब MH बंध का, जिसका आकार मान लीजिए बड़ा है, एक और इससे बड़ा गोला ले लें फिर H बनाए, तो ये आकार क्या होगा, बढ़ेगा ना, MH आकार, MH बंध की आकार की लंबाई है। जब आकार की लंबाई बढ़ती जाती है तो क्या होती है, उसकी सामर्थ्य बंध की, जब लंबाई जितना अधिक होगी, सामर्थ्य क्या होगी बंध की, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, उतना ही कम होगी। और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो क्या होगा, इसका तापीय स्थायित्व घट जाएगा, ठीक है। अब आ जाएंगे आप क्षारीय प्रकृति आ जाएंगे। क्षारीय प्रकृति क्या होती है, तो क्षारीय प्रकृति क्या होती है, इनका वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, जैसे आपका अमोनिया है ना, अमोनिया है NH3 PS3 ASH3, तो क्षारीय प्रकृति क्या होती है, क्रमशः घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय प्रकृति क्या होती है, घटती है। और अम्लीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है। इसका क्या कारण है, जैसे हम मान लीजिए ऊपर से नीचे आते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, नाइट्रोजन की। तो इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा ना, इसकी उपलब्धता। और फास्फोरस भी होगा एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें सारी MH3 प्रकार में। जैसे MH3 में आप NH3 लेंगे तो नाइट्रोजन के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, यहाँ पे एक एकाकी इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो जो ही आप आकार ऊपर से नीचे बढ़ाएगा,
आकार क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ेगा। तो जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता होगी यह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उसमें दूर दूर हो जाएगा, तो कम हो जाएगी। जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता कम हो जाएगी तो उसमें जो त्याग करने की, ये क्या होते हैं जितने भी क्षारीय प्रकृति मतलब क्या होंगे, लुईस क्षार होंगे। इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, इनमें कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए क्षारीय गुण क्या होता जाएगा, इनका घटता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे दिया है इसमें देखेंगे यहाँ पे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि हो जाने के कारण केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, परमाणु आकार बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए परमाणु का आकार जितना बढ़ जाएगा नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और बढ़ जाएगा फास्फोरस का, तो जो इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता होगी वो इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाएंगे। उतना ही दूर में बढ़ जाएगा, दूरी में कम ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो फलस्वरूप क्या होगी, एकाकी इलेक्ट्रॉन जो यह होगा इसकी त्याग करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। ठीक है, अब विलेयता क्या होती है इनकी, विलेयता इनमें देखेंगे, इनमें केवल NH3 आबंध बनने के कारण, NH3 क्या होता है, अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनाता है। NH3 क्या पढ़े भी होंगे, तो ये क्या होता है, वही विलेयता प्रदर्शित करता है, जबकि ये क्या होते हैं, विलेयता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक ना, हाँ, जैसे फास्फोरस और से भी सब चीज़ें। ठीक है, अब आ जाएंगे आप क्वथनांक पे आ जाएंगे। तो NH3 का क्वथनांक क्या होगा, PH3 से अधिक होता है। NH3 का क्वथनांक PH3 से अधिक होता है, क्योंकि NH3 के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जैसे मैं बना रहा हूँ, देखेंगे आप, मान लीजिए कि एक NH3 बनाया जा रहा है यहाँ पे, यह है ना H, हाँ, तो मान लीजिए कि N पे क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस हो जाएगा, H पे क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस हो जाएगा। पुनः यह दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगा, NH, आपको जलोल में बताएगा H हो जाएगा, ये डेल्टा माइनस है, इस H पे फिर डेल्टा प्लस हो जाएगा। तो यही हाइड्रोजन बंध है आपका, यही क्या है, हाइड्रोजन बंध है। तो ये अंतरा अणु मतलब एक से अधिक अणु लेते हैं, हाँ, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है ना, एक से अधिक अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसके कारण इसका क्वथनांक क्या होता है, अधिक हो जाता है। और फास्फेट में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। PH3 में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, तो अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है PH3 से BiS3 तक। फिर देखेंगे आप PH3, जैसे आपका अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, PH3 हो गया, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक हो गया AS3, एंटीमनी हो गया AS3, और फिर बिस्मथ BiS3 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक क्वथनांक बढ़ेगा, केवल यहाँ से यहाँ तक यह घटेगा, मतलब नाट इसका क्वथनांक इससे घटेगा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य अब क्या होगा, एक वंडरवाल्स बल भी कार्य करने लगेगा। क्या कार्य करने लगेगा, वंडरवाल्स बल कार्य करने लगेगा। ठीक है, अब आ जाएंगे संरचना, आ जाएंगे। पहले से भी संरचना आप जानते हैं अमोनिया की, तो समूह 15 वर्ग के हाइड्राइडो MS3 है। जैसे NH3 लेंगे तो MS3 पे जो केंद्रीय परमाणु M होगा उस पर sp3 संकरण होगा। क्या संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। और इनकी संरचना कैसी होती है, पिरामिडी होती है। फर्स्ट ईयर में आप पढ़े हैं, जैसा आपके यहाँ पे बनाया गया संरचना देखेंगे। इनके बीच जो बंद कोण होगा कितना होगा, देखेंगे अमोनिया में 107 डिग्री 28 मिनट। कितना बंद कोण है, 107 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ पे देखेंगे सबका बंद कोण दिया भी गया है। अमोनिया का देखेंगे, यहाँ पे जो बंद कोण दिया गया है देखेंगे, अमोनिया का देखेंगे, अमोनिया फास्फीन AS3 SB3 SB3, तो बंद कोण इसका 100 है ना, इसका 107 डिग्री 28 106.7 डिग्री या 107 डिग्री 28 मिनट भी देता है। 106.7 डिग्री 94 डिग्री 92 डिग्री 91 डिग्री। तो बंद कोण घट रहा है। जैसे मान लीजिए फास्फीन का यदि हम बनाएंगे तो यह होता जाएगा फास्फीन का, ठीक है ना, यह बंद कोण इसका फास्फीन में देखेंगे 94 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 94 डिग्री हो गया। तो इसका कारण यह है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, तो जो केंद्रीय परमाणु है इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो विद्युत ऋणात्मकता घटती जाएगी, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा इसके और यह हाइड्रोजन के बांड इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, जैसे यह लोन पेयर और यह बांड पेयर के बीच क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण कम होता जाएगा। तो प्रतिकर्षण जब कम होगा तो क्या हो जाएंगे, यह पास पास आ जाएंगे। प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा तो क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। यहाँ पर दिया गया वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटने के कारण आबंध कोण का मान क्या होता है, क्रमशः घटता जाता है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट लेसन आपका शुरू हुआ। पी ब्लॉक के तत्व सब लोग अच्छी तरह से इसे बताया भी जा रहा है। नोट्स भी क्या करेंगे आप कॉपी में कंप्लीट करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।